मैग्नेटिक पर लिखा गया था कैसे बताना। क्या हो गया था? मैग्नेटिक पर कराना था, दिखाने दिखा दिया बताया नहीं गया था। देखिए बेटा, आपने हेडिंग क्या था? ऑन कर लो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक, मैग्नेटिक परमेबिलिटी सिंपल सा बेटा आपको लिखा था कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होती हैं पर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसे हम लोग कह लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर जो मटेरियल की परमेबिलिटी मैग्नेटिक ज़्यादा होगी बेटा, वहाँ से पास आउट होने वाले जो क्या होंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, मतलब ज़्यादा कंडेंस होगा। अभी आप लोग क्या चलना नहीं हुआ, गाड़ी चलेगी नहीं, बैटरी वाली चल रही है। नया नियम आ गया था कि 18 साल से कम के बच्चे अगर चलाएंगे तो उनके गार्जियन को 3 साल की सजा प्लस 2000 का जुर्माना 2 जनवरी को निकला है। पेट्रोल सब खत्म हो गया। अरे तभी कल पेट्रोल पंप पर बहुत भीड़ थी। अब ये साइकिल ले लो, सबसे बढ़िया वही है, अपनी पैर अपनी ताकत है ना, ना पॉल्यूशन फैलेगा ना तो पैसे खर्च होंगे। हाँ, उतना जितना पेट्रोल में खर्च करते उतना खाने पीने में खर्च कर दिया करो यार, रोज जाते समय जूस पी लिया करो या कुछ फल खा लिया करो एक्स्ट्रा, है ना। हाँ, वो भी एक साइकिल लेके आएगी और क्या। नहीं चला पाएंगे। अरे चला लेगी, क्यों नहीं चला पाएगी। अरे वो जाते समय सरदार जी के यहाँ एक जूस पीना, उतनी एनर्जी मिल जाएगी, पहुँच जाएगी घर तक, ठीक। पेट्रोल की बजाय जूस, पेट्रोल गाड़ी में अपनी गाड़ी में आना है। सर जूस को क्या कहते हैं, मोमोज मिलेगा तो लेके आएंगे। हैं? मोमोज बहुत खाते हैं। नहीं बेटा, ये सब चीज़ें खा, मार्केट का छोड़ दीजिए। चलिए फिर आप, तो कल हम लोगों ने लिख लिया था क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, हो गया था ना बेटा। तो जो कंडीशन आपकी होती है लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट कर लिया था, ठीक। म्यू की जो वैल्यू होती है, अगर हम डायमेट्रिकली देखते हैं बेटा, तो उस केस में कहा जाता है, अगर सॉफ्ट आयरन, जैसे बात किया था सॉफ्ट आयरन, तो आयरन की जो परमेबिलिटी होती थी वो एयर के रिस्पेक्ट में 1000 टाइम्स कैसी होती है, ग्रेटर होती है। आयरन की जो परमेबिलिटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में आपका 1000 टाइम्स क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है। तो उस केस में अगर कोई भी क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाए, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होती है वो कन्वर्ज हो जाती है। क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से पास होने की जो टेंडेंसी है लाइन्स ऑफ फोर्सेज की, वो एयर के रिस्पेक्ट में कैसी होती है, ग्रेटर होती है, ठीक। तो अगर आप दिखाते डायमेट्रिकली कैसे आप डिवीजन करेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज है, एयर या वैक्यूम में आपकी है, एयर पास आउट हो रही है एयर में। अब इसमें हमने कोई क्या कर दिया, सॉफ्ट आयरन या कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपने रख दिया। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे बेटा, तो इस केस में जो लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, तो हमारी क्या थी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज थी। यहाँ पे तो पैरेलल ही है ना, एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। तो उसके मटेरियल के अंदर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जो सेपरेशन होगा क्या करेगा आपका, डिक्रीज कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने बेटा लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होगी, पहले से कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक। ये केस आपका होता है, इसे आप कहिए मटेरियल जो आपने लिया सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन या कोई भी आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो जो उसके बीच में हम लोग कोई मटेरियल रख देते हैं, तो उस केस में उनके बीच का जो मतलब सेपरेशन था मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी कि अंदर की तरफ आ रहे हैं। पास होने की टेंडेंसी जो है उसमें क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो उससे तो कह लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमारी क्या होगी, मटेरियल की ज़्यादा, ठीक। दिखा दीजिए।
ये एयर में है, इसमें एयर में अगर आप ले रहे हैं कंडीशन, इन साफ आयरन में आप ले रहे हैं ये कंडीशन। ये साफ आयरन में बेटा देखा हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसको। ये मटेरियल है आपका, ठीक है। हो गया। नीचे अगर हम रिलेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अगर रिलेट करते हैं तो नीचे लिखिए म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इनको हम लोग रिलेट करते हैं अगर परमिबिलिटी को, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट इंटू म्यू आर बेटा, जो परमिबिलिटी होगी वो एब्सोल्यूट इंटू रिलेटिव, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। वेयर म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर आर फ्री स्पेस या वैक्यूम, उसे क्या लेते हैं एयर आर वैक्यूम। और म्यू नॉट की वैल्यू होती क्या है वैसे, 4 लिख लीजिएगा। म्यू नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर आर फ्री स्पेस, और लिख लीजिए म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट जो है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, वैल्यू हो सकता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। किसे क्या लेते हैं बेटा हम लोग, और म्यू आर क्या होगा बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी, लिख लीजिएगा। म्यू आर क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू आर जो हो गया उसे टर्म देते बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी और म्यू नॉट हो गया क्या, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। और म्यू आर की वैल्यू जो होती है, ठीक, वो V अपान V नॉट के बराबर होता है। नीचे लिख लीजिएगा म्यू आर इक्वल टू B अपान B नॉट। इसके लिए जो रिलेशन निकालेंगे म्यू आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, B अपान B नॉट। अब यहाँ B क्या होता है, लिख लीजिए अपने नॉलेज के लिए, B लिख लीजिएगा। आपने क्या, म्यू आर की वैल्यू B अपान क्या है, V नॉट के बराबर है। B होता है बेटा फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल, क्या मटेरियल अपान फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। फ्लक्स डेंसिटी जो आपका होगा, पीछे लिखा था ना फ्लक्स डेंसिटी, अभी पीछे पढ़ाया था कल, फ्लक्स डेंसिटी इन किसमें, मटेरियल, मटेरियल क्या है, मीडियम जो भी है, अपान फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। तो फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल या मीडियम अपान फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम के रेशियो पे क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वेक्टर H, कैपिटल H लिख लीजिए ब्रैकेट में, वेक्टर क्वांटिटी है कैपिटल H। देखो होता क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। आपको जैसे वहाँ पे आप बोला जाता है कि किसी भी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो कितने डिग्री किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लेगा,
कितने एक्सटेंट तक क्या कर रहा है वो मैग्नेटाइज कर ले रहा है किसी सब्सटेंस को, वो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे अभी हम कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं या कोई सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक, तो जो चीज़ें समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो कितना आपको समझा ले रहे हैं बेटर तरीके से, वो समझाने वाले की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ समझाई जा रही है बेटा, वो कितना बेटर तरीके से आपको समझा पा रहे हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक। और दूसरा, आप कितना समझ पाते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। जैसे क्लास में आप बैठे हो ना, मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम तो सभी को इक्वली समझा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं इनको ये सुनना वो मत सुनना, वो सुनना वो मत सुनना, ऐसा बोला क्या? ठीक, सबको तो सेम से पढ़ाया जा रहा है। अब उसमें से आप कितना समझ पा रहे हो, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, और हम कितना सबको समझा पा रहे हैं वो हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। तो इसी तरह से जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर रहे हैं किसी मटेरियल में, ठीक, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाएगी। और जितना उसमें उस मटेरियल में इंड्यूस हो रहा है उसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो कितना क्या मैग्नेटाइज हुआ, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। जैसे आपको बोल रहे हैं, आपको समझाया, अब आप कितना सीख पाए, ये आपकी इंटेंसिटी है। हम कितना सिखा पाए, ये हमारी इंटेंसिटी कैपेबिलिटी है ना। तो दोनों चीज़ें क्या होती है, मिलती जुलती हैं, एक है करने वाले की और एक है जिस पे हो रहा है उसकी, दोनों की मेजरमेंट होता है। तो लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, लिखिए इट इज़ द डिग्री, इट इज़ द डिग्री ओ आर एक्सटेंट, मतलब मात्रा जिसे कह लीजिए, इट इज़ द डिग्री आर एक्सटेंट टू विच, इट इज़ द डिग्री आर एक्सटेंट टू विच ये मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज, टू विच ये मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ये सब्सटेंस, कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, ठीक, लिखा इट इज़ द डिग्री आर क्या एक्सटेंड टू विच ये मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, ठीक, मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, ठीक, ठीक है। इट इज़ गिवन बाई, इट इज़ गिवन बाई, ठीक है, एच इक्वल टू बी अपान म्यू, एच की जो वैल्यू होती है एच इक्वल टू बी बाई सर जी और एच में यू में कौन सा है क्या बेटा, बी हो गया, बी बाई म्यू। तो यही कंडीशन आपकी होती है। यूनिट लिख लीजिएगा, ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, नीचे टेस्ला रहेगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला, नीचे ही टेस्ला है, हाँ टेस्ला बाई में रहेगा, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, या इसी को जूल पर मीटर पर वेबर कह लेते हैं, जूल पर मीटर पर वेबर। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट, क्या होती है इनकी यूनिट हो जाती है, ठीक। ओस्टेड में लेते हैं तो कितना होता है बेटा, ओस्टेड में लेते थे तो CS यूनिट अगर लेंगे आप, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या लेते हैं, ओस्टेड, एक ओस्टेड की वैल्यू 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, 80, ठीक है, लिख लो। इंसीजियस, ठीक, 1 ओस्टेड इक्वल टू CS यूनिट आपका ओस्टेड होता है बेटा, OERSTED ओस्टेड, 1 ओस्टेड की वैल्यू जो होती है 80 एम्पियर पर मीटर होता है, 80 एम्पियर पर मीटर। बाकी यूनिट अगर वैसे चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर लेते हैं, मीटर तक एम्पियर पर मीटर तक हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, जो मैग्नेटाइज करता था, आपके पास मैग्नेटाइजेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अच्छा, जो कन्वेंस से आने वाले हैं वो लोग गायब हैं। हाँ, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, नहीं चली गाड़ी, कैसे आई? अच्छा, भैया ले आए, ठीक। तो उसका तो क्या कहते हैं, जो स्ट्राइक पे थे ट्रक वाले तो ख़त्म हो गया, अब कौन स्ट्राइक पे है? ऑटो वाले। हाँ, चलो लिखो। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। इट इज़ अ डिग्री, इट इज़ द डिग्री टू विच ए सब्सटेंस इज to which a substance is magnetized. It is the degree to which a substance is magnetized when placed in magnetic field. When placed in magnetic field. हो गया। वैन प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कितना बेटा मैग्नेटाइज हुआ वो कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। आगे लिखिएगा, इट इज आल्सो डिफाइंड एज, इट इज आल्सो डिफाइंड एज, इट इज आल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सब्सटेंस, also defined as pole strength per unit cross sectional area of the substance or induced dipole moment per unit volume, or induced dipole moment per unit volume, cross sectional area or induced dipole moment per unit volume। उसके रेशियो क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक। लिखिएगा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल आई। आई इक्वल टू होता है स्मॉल एम अपॉन ए पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट क्या? स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ बेटा, क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। कैपिटल एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह दो या मोमेंट कह दो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है बेटा, एरिया। और बी क्या है बेटा? बाल, ठीक। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक जितना ज़्यादा अगर कह लिया मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम कहेंगे उतनी ही वैल्यू क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी, ठीक। हो गया? आगे लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक। इसे कहते हैं बेटा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। लिखते हैं बेटा साई एम से, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमने पढ़ा होगा, साई एम ससेप्टेबिलिटी, ठीक। कोई बताएगा बेटा बाय साई एम क्या होता है? हाँ, क्या होता है ये बताओ।
जी कोई लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो आपको रिलेट कर लीजिए फिर से। अभी बोला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बोला गया था जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है मटेरियल में, उसकी कैपेबिलिटी होती थी कितना वो मैग्नेटाइज कर पाएगा। ठीक, दूसरा क्या था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपने कहा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा है, अपने आप को हो पा रहा है, ठीक है, कितना उसमें डेवलप हो पा रहा है, वो कहलाता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है बेटा, इट इज़ अ रेशियो ऑफ I/H, मतलब कितना कोई भी मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होगा। जो मटेरियल जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा हम लोग बोलेंगे बेटा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू उतनी हाई होगी। ठीक, मतलब जो जितना इजीली यानी कि जितना आसानी से कोई मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे अब जरा अपने से कंपेयर कर लो, बोला हमने हम जितना समझा पा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कंपेयर कर लिया, आप कितना समझ पा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया। आप कितना आसानी से समझ पा रहे हो, कितना इजीली समझ लेते हो चीज़ों को, ठीक, वो हमारी क्या कहलाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब कोई मटेरियल है, मान लो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, जो फील्ड अप्लाई किया जा रहा है वो भी स्ट्रांग है जो मैग्नेटाइज कर रहा है, इसकी टेंडेंसी भी है, लेकिन ये टेंडेंसी अगर दो अलग अलग है, दो अलग अलग मटेरियल हैं, दो अलग अलग मटेरियल आप ले रहे हो तो बाय द वे इनमें दोनों में मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी है, लेकिन कौन इजीली मैग्नेटाइज होगा, ठीक, उसकी हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। जैसे अगर आप सॉफ्ट आयरन की बात करो और स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, अभी आपका कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर कहा जाए कि एक स्टील का बना हुआ दूसरा सॉफ्ट आयरन का बना है, दोनों ही मैग्नेटाइज होते हैं, दोनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, बट इजीली कौन मैग्नेटाइज होगा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों होता है इजीली। ठीक, तो इसीलिए जब अभी आगे पढ़ेंगे टेम्परेरी मैग्नेट, जो टेम्परेरी मैग्नेट हम लोग फॉर्म करते हैं वो किसका बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, और जो परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो स्टील का बनाया जाता है। जबकि दोनों ही मैग्नेटाइज होते हैं, दोनों में मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी डेवलप होती है, बट एक में क्विकली होता है, एक में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, प्लस लॉन्ग टाइम तक वो स्टोर भी करता है। जबकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज होता है और इजीली क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी दोनों ही क्या होती है, इजी वे में होती है। ठीक, और कहा जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सॉफ्ट आयरन जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी होती है, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसकी मैग्नेटाइजिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो लिख लीजिएगा, बोला क्या बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक, साइम। देखिए इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द substance, it is the property of the substance which show how easily a substance can be magnetized. How easily a substance can be magnetized. Substance can be magnetized. हो गया। एक तो हम लोग ऐसे जनरल वे में कह लेते हैं कोई भी सब्सटेंस कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है वो कह रहा है कि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मेजरमेंट। जो जितनी इजीली होगा आप बोलोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू उतनी हाई होगी, जो जितना टिपिकली होगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू उतनी लो होगी, और जो मैग्नेटाइज फील्ड के डायरेक्शन में होगा नहीं, ठीक, उसे हम लोग क्या कह लेंगे, ठीक, उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, हाई वैल्यू होगी, लो वैल्यू होगी, वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो लिख लीजिएगा आगे क्या लिखा बेटा, हो गया। दूसरा जो मैथमेटिकली कहते हैं कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
It is also defined as the ratio of intensity of magnetization, I in the substance, ratio of intensity of magnetization I in the substance to the magnetic intensity H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड उसे कहेंगे, ठीक। इंटेंसिटी H अप्लाइड टू द सब्सटेंस दैट इज साई इक्वल I बाई क्या H। जो साई की वैल्यू होती है बेटा वो किसके बराबर होता है आपका I बाई H के इक्वल हो जाएगा, साई इक्वल टू I बाई H। हाँ बेटा, परमेबिलिटी जो होती है बेटा वो मटेरियल, वो भी एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ से कितना इजी में कोई चीज़ क्या होगा परमेबिलिटी वो शो कर रही है। ससेबिलिटी स्पेशली टर्म हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक कंडीशन में। परमेबिलिटी तो किसी के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली ना, बट यहाँ पे स्पेशली हम लोग टर्म दे रहे हैं कोई भी मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, वो ससेबिलिटी का मेजरमेंट है। चुंबक कहाँ से हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक, हवा भी हो सकता है। लिखिएगा। अब देखो आपने लिखा साई एम की वैल्यू I बाई एच के बराबर है बेटा, ठीक। I और H दोनों की यूनिट क्या होती है, क्या सेम है। अरे एक भाई मैग्नेटाइज करने की क्षमता है, एक मैग्नेटाइज होने की क्षमता है, दोनों चीज़ें वही हैं, तो दोनों की यूनिट क्या होती है सेम। तो इसका मतलब साई एम की यूनिट होगी क्या, पूछा गया कई बार, कलर पेन से लिख लीजिए, ठीक। लिखिएगा मैग्नेटिक ससेबिलिटी साई एम is a scalar quantity, it is a scalar quantity, magnetic scalar psi m is a scalar quantity and it have no unit and dimension, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है बेटा, हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन, सब कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, इट हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो मैग्नेटिक जो ससेबिलिटी है बेटा उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन, समझ गए। नेक्स्ट इनके बीच में रिलेशन बनता है बेटा, ठीक। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी लिखिएगा। बोले देखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B in a material, total magnetic flux density B in a material is the sum of magnetic flux density in vacuum, यानी V naught magnetic flux density in vacuum V naught produced by magnetizing force and magnetic flux density due to
मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल BM ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल BM, मतलब जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहे हैं उसकी और जो हमारी किस में थी वैक्यूम में जो आपकी थी फ्लक्स डेंसिटी, दोनों के सम के बराबर टोटल आपका आएगा। जैसे आप घर से निकले, कुछ पैसे आपके जेब में पहले से पड़े हुए थे और कुछ पैसे आपको बाहर से मिल गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? इनिशियल प्लस जो मिला, दूसरा अपने पढ़ने को ले लो। जैसे आप सभी लोग 12th पास करके आए हुए हो मोस्टली, ठीक। अब 12th लेवल पे कुछ ना कुछ सबने पढ़ा है, किसी ने थोड़ी ज़्यादा, किसी ने थोड़ा कम। कोई ऐसा तो नहीं है बिना पढ़े पास हो गया है? ऐसा भी कोई है भैया बिना पढ़े पास हो गया? पढ़ के आए हैं, अरे ज़्यादा कम बात अलग की है, बट पढ़ा सबने कुछ ना कुछ है। तो आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज पहले से है, ठीक। और एडिशनल जो आप सीख रहे हो, तो टोटल जो नॉलेज होगा क्लास ओवर होने के बाद वो आपके पहले से जो था और प्लस जो आज आपको एक्स्ट्रा मिला, ठीक, उन दोनों के क्या हो जाएगा? सम के बराबर। अच्छा, कितने लोग हैं कि कुछ नहीं सीखते हैं? हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग जो कुछ नहीं सीखते हैं? कोई है ऐसा? अच्छा, सीखते हैं इसका मतलब, ठीक। क्यों जी नहीं सीखते हो? सोच रहे आप क्या बोले, है ना, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ सभी लोग सीखते हैं। अब आप कितना सिंसियरली क्लास में बैठे हुए हो, कितना आपको प्री नॉलेज है, उन सब के बेस पे वो डिपेंड करता है कितना आप सीख पाते हो, पहले से कितना पढ़ रखा है। पढ़ के आते हैं कि सीधे क्या खराटे मार के आते हैं, ठीक, उस पर भी डिपेंड करेगा कि करंटली आपको क्या जो पढ़ाया जा रहा है, कभी देख के आते हैं कि वैसे चले आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स आपकी होती कितना आप एक्स्ट्रा सीख पाओगे, ठीक। चलो देखो फिलहाल तो B की वैल्यू हो गया बेटा V0 प्लस क्या VM के बराबर हो गया, और V0 की वैल्यू होगी μ0 इंटू H और VM की वैल्यू होगी μ0 इंटू I। नीचे लिखिएगा R करके, R B इक्वल टू, जैसे आपने लिखा B इक्वल टू V0 प्लस VM। B की वैल्यू है बेटा V0 प्लस क्या VM के बराबर। V0 की वैल्यू होगी μ0 इंटू H और VM की जो वैल्यू होगी बेटा μ0 इंटू I। μ0 इंटू कितना हो जाएगा? I। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? μ0 को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा B इक्वल टू μ0 इंटू H प्लस μ0 इंटू I। अब इनमें से हम लोग कॉमन क्या कर देगा? μ0 कॉमन कर दोगे, H प्लस क्या हो जाएगा? एक रिलेशन हमारा ये बन गया, एक रिलेशन आपने ये बनाया था। इसी को मॉडिफाई करके आगे और हम लोग चेंज कर लेंगे। लिखिएगा, अभी आपने लिखा था साई एम इक्वल टू I बाई H, लिखा था ना। साई एम की वैल्यू क्या होती थी बेटा? I बाई H। तो I बराबर साई एम इंटू H लिख सकते हो? I बराबर क्या लिख सकते हैं? साई एम इंटू H लिख सकते हैं बेटा। तो देखो इसी को हम मॉडिफाई कर लेंगे यहाँ, B इक्वल टू μ0 H प्लस I की वैल्यू हो जाएगी क्या? साई एम इंटू H। इनमें से H क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, आएगा μ0 इंटू H ब्रैकेट में 1 प्लस साई एम। अगला इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। B की वैल्यू μ0 इंटू H ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो गया बेटा? साई एम, ठीक। और आल्सो हम लोग जानते हैं म्यू आर की वैल्यू होती है कितना? रिलेटिव परमिटिविटी 1 प्लस साई एम, ठीक। तो वहीं लिख लीजिएगा, नोट के लिए यहाँ तक। एंड आल्सो कर लीजिए, एंड आल्सो रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है वो 1 प्लस साई एम के क्या होगा? बराबर। आल्सो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई इंटू एम, 1 प्लस साई एम। अब साई एम हो गया क्या? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई एम, ठीक। यहाँ से आप निकाल लेते हैं बेटा सब्सिबिलिटी और परमिटिविटी में क्या रिलेशन होगा, उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे सर जी। म्यू आर बराबर 1 प्लस साइन हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं B बराबर μ0 म्यू आर H कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट करते हैं आप पहले। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा
कोई क्वेश्चन बुक है किसी के पास? देखो, या कल ही कराएं? चलिए आज कर लीजिए, अब कॉन्सेप्ट कर लीजिए, कल क्वेश्चन का, या तो लाइए करा ही देते हैं इतने पे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट अगला बदल रहा है या नहीं? आइए, निकाल के दो, जल्दी करो। थोड़ा क्वेश्चन घर पे सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए भैया। अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतर करने हैं, साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? अभी बात बनेगी। मोस्टली थ्योरेटिकल ही मिलता है। अब यहीं पे पॉइंट आउट लिख लीजिए बेटा, तब हम इसको आगे बताएं। फिलहाल डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो साइयम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? साइयम क्या होगा, या तो उसी समय लिखा, अभी लिखाएंगे तब उसमें डिटेल में लिखा देंगे, वहीं समझाएंगे वहीं लिखा देंगे, रहने दीजिए, क्वेश्चन बनता है उस पर भी। तो फिलहाल इसमें मटेरियल पे जो है सब लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। एन आयरन रॉड ऑफ susceptibility, an iron rod of susceptibility 599, susceptibility 599, ओके, कितना है? 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter, magnetizing field of 1200 ampere per meter, 1200 एम्पियर पर मीटर लिखिएगा। देखिए, द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज जो रॉड की मटेरियल होगी उसकी परमिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है आपको। परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दिया है, यानी साइयम की वैल्यू दी गई है बेटा, ठीक है? किसी वैल्यू साइयम की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है? आपको म्यू यानी कि साइयम मिल गया आपको, और दूसरा क्या दिया गया बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना क्या था? म्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। म्यू की वैल्यू पहले म्यू आर निकालेंगे, फिर म्यू आर से क्या करेंगे? उस मटेरियल की हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। तो म्यू आर की वैल्यू आपने फार्मूला लिखा था, म्यू की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक? तो वहाँ दोनों रख के तब आप कैलकुलेट करेंगे। पहले रिलेटिव परमिबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर हमारा क्या? परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल आप निकालेंगे। फार्मूला आपको सारा बताया जा चुका है, यूज करके कौन सा लगाएंगे, जल्दी करिए।
हो गया। बी चलिए देखिए, तो रिलेटिव पहले आप निकाल लो परमेबिलिटी। साइम दिया है बेटा, साइम कितना दिया 599, साइम की वैल्यू 599 दिया है, ठीक। और हम लोगों ने भी म्यू आर की वैल्यू लिखा 1 प्लस कितना होता है साइम होता है, लिखा ना म्यू आर की वैल्यू कितना 1 प्लस साइम होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में 1 प्लस साइम की वैल्यू 599 है बेटा, सम करोगे तो कितना हो गया म्यू आर की वैल्यू 600 हो गई। हमें म्यू की वैल्यू परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड चाहिए, परमिबिलिटी ऑफ क्या मटेरियल ऑफ रॉड। पहला क्वेश्चन आपको लिखाया था म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर या म्यू आर इंटू म्यू नॉट जिसे आपने लिखा होगा, ठीक, लिखा था ना। उसके फार्मूले में आप रख दीजिए, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है 4 पाई टू 10 पावर माइनस कितना है 7, म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई टू 10 पावर माइनस 7 हो गया। दूसरा हो गया म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी। तो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी आपने निकाल लिया कितना 600, तो 600 इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे 2 पावर घट जाएगा, नेगेटिव में है, ठीक। तो बचेगा 6 4 जा 24 पाई टू 10 पावर माइनस 5 हो गया, ठीक। आया है, कितने लोगों ने कर लिया था बेटा, कितना है 24 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ये हो गया हमारा परमिबिलिटी आपका मटेरियल जो आपका होगा, इसके बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। जो परमिबिलिटी आपकी मटेरियल की होगी उसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 के बराबर हो गया, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग करेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या ऐसा सीधे कर लीजिए, अब सीधा फार्मूला भी बनेगा बेटा, क्वेश्चन है नहीं, ठीक। बाकी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल का डालेगा, बाकी थ्योरी का एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर पुटअप था, ठीक है। किताबों में होगा बट इसमें चूँकि पूछे गए क्वेश्चन खाली हैं, तो लिखिएगा हेडिंग बना लो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या उससे कह लो कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे कूलाम्स लॉ इन किस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स की बात डिस्कस करते थे, और यहाँ पे 2 पोल्स के बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा बेटा उसको फाइंड करते हैं। सेम उसी पैटर्न पे, पैटर्न रिमेन्स क्या है आपका सेम है, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे जो फोर्स आपका होगा 2 किसके बीच में पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। 2 जो पोल्स होंगे उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिएगा द फोर्स बिटवीन, सेम फार्मूला उसी पैटर्न पे आपका यहाँ बनेगा, द फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, 2 magnetic poles, force between 2 magnetic poles of pole strength, M1 and M2 lying at a distance r, is given by relation लिखिएगा। जैसे वहाँ पे लिखे थे बेटा, याद करो, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता था, K1Q2/r²। तो जहाँ पे चार्जेस K1Q2 लेते थे वहीं पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ M1 और M2 ले लेंगे, बोला गया था सिमिलर बिहेवियर का होता है, ठीक। तो सेकंड फैक्टर जो वहाँ पे कांस्टेंट 1/4πε0 होता है, यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर कितना हो जाएगा μ0/4π ले लेंगे, ठीक। तो अगर 2 पोल्स हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, अब कंडीशन सिमिलर
वहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे कुछ सिमिलर होते थे तो रिपल्सिव। ऐसे यहाँ दो अपोजिट पोल्स होंगे। अपोजिट पोल मतलब नॉर्थ साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ और साउथ है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों अगर सिमिलर पोल हैं, सेम से पोल हैं, चाहे इधर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो उस केस में क्या होगा? आपका रिपल्सन हो जाएगा। ठीक, तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा या फिर करंट आएगा तक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 into m2 अपॉन r²। यहाँ पे जो है पोल स्ट्रेंथ दिखाया m1 m2 की नहीं? क्या फोर डिस्टेंस दिखा गया दिखे हैं? m1 and m2 are pole strength of both poles। ठीक, और आर्म के बीच का क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेशन हो जाएगा। आर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक, हो गया। सेम अब वहाँ से फिर आयात करो। पीछे हम लोगों ने लिखा था बेटा, जब आप लेते थे किसको? जो मैग्नेटिक आपका क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब लिया जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे लिखा जाता है F/Q0। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट ए गिवन प्लेस Q तो द रेशियो ऑफ क्या? टेस्ट चार्ज। वैसे यहाँ पे अगर टेस्ट बार मैग्नेट ले लेते हैं, टेस्ट पोल ले लेते हैं, तो उस केस में जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और अपान जो आपका क्या है उसका यम है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग कह लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी लिख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पे चूँकि इंडिविजुअल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इमेजिनरी, फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ यम स्मॉल यम इज गिवन बाई ऐसे मान लो, जिस पोल की वजह से इंटेंसिटी आप आर डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हो बेटा, उसकी पोल स्ट्रेंथ यम है, और जो टेस्ट पोल है उसका वैल्यू m0 हम लोग लेते हैं। टेस्ट पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या लेंगे? m0। जैसे वहाँ टेस्ट चार्ज को Q0 से दिखाते थे, ऐसे यहाँ टेस्ट पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम लोग m0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वैल्यू आपका आएगा E की जो वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू आपकी होगी वो F/m/m0 के बराबर होगा। और F/m की वैल्यू अभी लिखा म्यू0 अपान कितना? 4 पाई कितना? m1 m इंटू m0 अपान r² बाई कितना? m0। देखो m0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। m0 और m0 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब m0 m0 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? B बराबर m/4 पाई m/r² म्यू0 अपान 4 पाई m/r² के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। B की जो वैल्यू होगी म्यू0 अपान 4 पाई m बाई क्या हो जाएगा? r² के आपका इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा किसी पोल, इमेजिनरी पोल की वजह से r डिस्टेंस पे, यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब डिस्टेंस को d से दिखाओगे तो d² अलग लेंगे, r से दिखाएंगे r², a से दिखाओगे तो a², मतलब जो भी आप लेंगे। ठीक, बट ये इमेजिनरी पोल हैं, ध्यान रखना। एक्चुअल में किसी आइसोलेटेड पोल को हम फॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हाँ बेटा, अभी तो जब तक पोल पे है ना तो इक्वेटर पे है, ये केवल एक पोल की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अभी आपका मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जब निकालेंगे तब वहाँ बताया जाएगा क्या इक्वेटर पे क्या होगा और पोल पे क्या, इक्वेटर पे क्या होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा। 3 पोजीशन पूछते हैं, ठीक, तो इस पे और कहीं
तो दुनिया में है। दुनिया वाले का रूट में ये प्लस का स्क्वायर लिखिएगा आप हेडिंग करिएगा जो आपके अंतरात्मा की इच्छा थी, हैं ठीक है, जो आप सोच रहे थे वो वाला आप शुरू हो रहा है। अभी तो क्या है, एक हाइपोथेटिकल हमने इमेजिनरी पोल की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड निकाला है, ठीक है। अब लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, हेडिंग करो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ठीक। अब यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा, एक एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को आप इंडान पोजीशन भी कहते हैं मैग्नेट के केस में, और इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉडान पोजीशन भी कहा जाता है इन केस ऑफ मैग्नेट, ठीक। प्रैक्टिकल अगर आपने लैब में कुछ किए हुए होंगे तो इंडान पोजीशन एंड ब्रॉडान पोजीशन पे निकाला जाता है, किया है कुछ ऐसे 30 में 30 मिल जाता तो करने कहाँ जरूरत है ना। चलो अच्छा, कितने लोगों ने प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 पाया था, हैं? आपको नहीं पाया बाकी लोग, हैं? अच्छा 29 पा गए, चलिए 25 पा गए, कम टाइम पा गई, फाइनल नहीं बनाए थे क्या? तब क्या 25 मिल गया? हमारे स्कूल में 53 बच्चे फेल किए थे, इसमें प्रैक्टिकल में 2-3 नंबर दिए थे। 53 में प्रैक्टिकल में फेल होने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे ने कुछ क्या किया, हाँ नहीं कुछ उसके बिहेवियर में क्या बड़ी। हमारे स्कूल में सर 53 लड़कों फेल किए थे 300 में, 30 नंबर में 2-3 नंबर दिए थे। ऐसा नहीं तो 14 प्लस देने का रूल होता, कुछ क्या हुआ होगा तो वही जाने। ये तो नहीं, आप प्रैक्टिकल में फेल नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही बैड कंडक्ट की वजह से आप फेल कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी आपको रीज़न देना पड़ता है, ठीक। अब कैसे क्या मामला आपके यहाँ का थोड़ा चलिए देखिए, तो बोला क्या जा रहा है बेटा, एक पहला होगा एट एक्सियल पोजीशन, फर्स्ट लिखिएगा एट एक्सियल पोजीशन, बात समझा दे रहे हैं, कल आप लिखिएगा इसको, सर आ गया। देखो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा बेटा, जैसे ये मैग्नेट है ना, सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल, डिस्टेंस को आप 2l से लिख सकते हैं, इसकी वजह से आप डिस्टेंसेस की वैल्यू को 2l से मेजर करते हैं, ठीक। अब अगर इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आप लेते हो, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है बेटा। डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगे, सेंटर से मेजर की जाएंगी। तो जब सेंटर से आप मेजर करोगे तो r डिस्टेंस पर अगर आप फाइंड कर रहे हैं बेटा, इधर से नॉर्थ पोल से डिस्टेंस बचेगी कितना भाई, टोटल डिस्टेंस 2l है, लेंथ 2l है, तो इस साइड का हाफ डिस्टेंस l होगा, यहाँ से आपके टोटल डिस्टेंस r है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस l, और यहाँ से आप फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस l होगा, एक साइड से r माइनस है, दूसरे साइड से r प्लस l। अब पढ़ के आइएगा, सर आ गए हैं तो अब तक करिएगा, ठीक। चलिए